माइंड एंड बॉडी होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक बर्मिंघम से मैं एक दफ़ा फिर आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। आज जिस कंडीशन या बीमारी के बारे में बात हम करेंगे, ये उन चंद बीमारियों में से है कि अगर आपको ये बीमारी हो जाए तो इसकी जो है ट्रीटमेंट या इसका इलाज आपको सारी उम्र करना पड़ता है और दवाइयों के ज़रिए सिर्फ इस बीमारी को कंट्रोल या मैनेज किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपके साथ कुछ ऐसी कम्प्लीमेंट्री या होलिस्टिक रेमेडीज़ शेयर करनी है कि अगर आप उनका इस्तेमाल करें तो इसकी शिद्दत में काफ़ी कमी हो सकती है। और अगर आप प्रॉपर तरीके से कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन से ख़ासकर उनका इस्तेमाल कुछ अरसे के लिए करें तो इस बीमारी को काफ़ी हद तक रिवर्स किया जा सकता है। और कुछ कंडीशंस में लोग जो प्रॉपर तरीके से इलाज करते हैं तो ये बीमारी जड़ से ख़त्म भी हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे एस्मा के बारे में, जिसको नॉर्मली हम दमा कहते हैं। आप सब जानते हैं कि एस्मा एक ऐसी बीमारी है जिसका ताल्लुक आपके लंग्स या फेफड़ों के साथ है। इसमें होता ये है कि जो हमारा विंड पाइप है, जिसको ट्रैकिया कहा जाता है या जिसका कनेक्शन हमारी हवा के नाली के ज़रिए हमारे फेफड़ों के साथ है, उसमें नर्विंग हो जाती है, कंजेशन हो जाती है या बंदिश हो जाती है। इसकी वजह से हमें सांस लेने में ख़ासकर दुश्वारी होती है और इसके अटैक्स हमें मिलते हैं। तो ये क्रॉनिक और बड़ी स्टबन कंडीशन है और हम देखेंगे कि इसके पीछे कॉमन ट्रिगर्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स कैसे हैं और इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एस्मा के पीछे कॉमन कॉजेज़ या ट्रिगर्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है, कुछ लोगों में कुछ चीज़ों की एलर्जीज़ होती हैं, एलर्जेंस जिनको कहा जाता है, जो हम इन्हेल करते हैं तो इन्हेल करने से वो हमारे कांटेक्ट में आते हैं और हमें इस बीमारी के जो है अटैक्स हो सकते हैं। वो पोलन हो सकता है, डस्ट माइट हो सकते हैं, घरों में मोल्ड होता है ख़ासकर किचन में या टॉयलेट के एरियाज़ में, या अगर आपके घर में जानवर अगर आपने पाले हुए हैं, पालतू जो कुत्ते बिल्लियाँ लोग पालते हैं तो उनके जो फैदर या जो उनके बाल होते हैं उनकी वजह से भी कुछ लोगों को हो सकता है। इसके अलावा स्मोक जिस जगह पर ज़्यादा होती है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी स्मेल या परफ्यूम से, इत्र से भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हो, कोल्ड फ्लू इन्फेक्शन या साइनसाइटिस इन्फेक्शन हो, तो उस कंडीशन को भी अगर आप प्रॉपर तरीके से लीड ना करें तो यही बीमारियां फिर बढ़ते बढ़ते आपके लंग्स को इतना कमज़ोर कर देती हैं कि आपको दमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कुछ लोग लेज़ी रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। और कभी ये होता है कि आपका जब वेदर चेंज हो रहा होता है, गर्म से ठंडा, ठंडे से गर्म की तरफ, तो उस वेदर के चेंज होने में भी कुछ लोगों को इस बीमारी के स्टैंडर्ड टेम्परेचर के चेंज की वजह से भी ट्रिगर हो सकते हैं। और आखिर में इसकी एक और वजह हो सकती है, वो होती है स्ट्रेस या इमोशनल ट्रॉमास। अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ट्रिगर करती हैं। तो ये तो हो गई इसकी कुछ कॉजेस। अब हम देखते हैं कि अगर आपको एस्मा है या अगर आपको इसके अटैक्स होते हैं तो नॉर्मली किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम जो एस्मेटिक पेशेंट में होता है वो होता है एक ख़ास किस्म की आवाज़ जो उनके सीने से या उनके गले से आती रहती है, और उस साउंड को कहते हैं वीजिंग साउंड। यानी बिल्कुल एक विसल की तरह, एक सीटी की तरह की आवाज़ होती है जब वो सांस लेते हैं। दूसरा, उनको अक्सर देखा जाता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, यानी सांस लेने में उनको डिफ़िकल्टी होती है, वो ग्रैस्प कर रहे होते हैं, मुश्किल होती है उनको, ख़ासकर जब वो लेटते हैं तो उनकी जो सांस लेने की दुश्वारी है ख़ासकर रात को लेटते वक्त ज़्यादातर बढ़ जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि उनका जो सीना है या चेस्ट है उसमें टाइटनेस हो गई है या कंजेशन होना शुरू हो गई है। और बाज़ औक़ात इन कंडीशन के साथ साथ कुछ लोगों को कफ़ यानी खांसी का जो है ना दौरे पड़ते रहते हैं, और वही ख़ासकर रात के वक्त लेटते वक्त उनको ज़्यादा ही तकलीफ़ हो सकती है। नॉर्मली जब आप अपने डॉक्टर के पास, जीपी के पास जाते हैं तो कन्वेंशनल तरीके से वो आपको 2-3 तरह की दवाइयाँ देते हैं। कुछ होती हैं शॉर्ट टर्म जो कि आपको फ़ौरन रिलीफ़ देती हैं। उनका इफ़ेक्ट होता है कि वो आपके ब्रोंको डायलेटर होते हैं, यानी जो ब्रोंको आपका एक यहाँ पैसेज है उसको वो डायलेट करते हैं, तो आपकी जो है आसानी हो जाती है सांस लेने में। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको इस तरह के रिलीफ के लिए इन्हेलर्स वगैरह दिए जाते हैं। और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको पता है कि ब्लू या ब्राउन इन्हेलर्स आपको लेने पड़ते हैं, डिपेंड करता है कि शिद्दत कितनी है। इसके साथ साथ वो आपको बाज़ औक़ात एंटी हिस्टामीन या एंटी एलर्जी गोलियाँ देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि जब तक आप ये दवाइयाँ लेते हैं आपकी कंडीशन ठीक रहती है, जो ही जिस दिन आप इस दवाई को मिस करते हैं तो दोबारा आपको अटैक हो जाते हैं। यानी इन दवाइयों का हमें फ़ायदा मिलता है शॉर्ट टर्म में मैनेजमेंट के लिए, लेकिन इसके साथ ये बीमारी जो है ख़त्म नहीं होती, बल्कि वक्त के साथ साथ इसकी शिद्दत में इजाफा होता रहता है और आपकी दवाइयों में भी इजाफा होता है। उनके फ़ायदे भी हैं, हम उसे डिनाई नहीं करते, लेकिन कभी कभी उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए अगर आपको ये कंडीशन बन गई है। तो खुराक में आपको ऐसी कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए जिसके ज़रिए आपकी इस बीमारी की शिद्दत में कमी हो और आपके
आपके इस अटैक्स में भी बेहतरी आना शुरू हो जाए। तो आपने फ़ोकस ये करना है, गूगल पे आप जाएँ, किसी भी अच्छी सोर्स पे, उस पे लिखिए एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, यानी वो ऐसी चीज़ें, वो ऐसी डाइट आप इस्तेमाल करें जिनका इफ़ेक्ट आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को या स्वेलिंग को कम करने वाला हो। तो जो भी खुराक आपके जिस्म से स्वेलिंग ख़त्म करेगी, जिस्म के किसी हिस्से में भी, इंक्लूडिंग आपके ये जो चेस्ट के ये पैसेज है, ट्रैकिया है, या जो सांस लेने की नाली है, उसकी इन्फ्लेमेशन भी कम होगी। उसमें नॉर्मली आप देख सकते हैं कि जो ओमेगा 3 होता है, जो कि नॉर्मली आपको फ़िश सोर्सेज, सामन में मिलता है, मैकरिल में मिलता है, सार्डीन्स में मिलता है, कॉड लिवर में मिलता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है जिसके साथ इन्फ्लेमेशन ख़त्म होती है। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो सी फूड नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए फिर प्लांट बेस्ड ऑप्शंस भी बहुत सारी मौजूद हैं, जिसमें आप चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लांट में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको इसी तरह के इफेक्ट देती हैं। दूसरा आपने ये करना है कि आप अपनी खुराक में ज़्यादातर सब्जियों को और फलों को इस्तेमाल कर, उसमें फ़ाइबर होता है, आपके अंदर जो कंजेशन होती है, जो डिटॉक्सिफिकेशन का असर होता है, इन फूड्स की वजह से, फाइबर की वजह से बेहतर हो जाता है। और ऐसी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, ख़ासकर नट्स कुछ ऐसे हैं जिससे आपको एलर्जीज़ हो सकती हैं। या एक और चीज़ जो कि नॉर्मली ड्राई फ्रूट में होती है, उसको कहते हैं सल्फाइड्स। तो जो भी आप कोई चीज़ खरीदो, उसमें पढ़ें कि उसमें सल्फाइड तो मौजूद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सल्फाइड के साथ इसका ट्रिगर या प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। साथ ही एक कोशिश आप करें कि डेयरी जो होती है, यानी मिल्क से बनी हुई जो चीज़ें हैं, जिसमें खासकर बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो उसके साथ ये होता है कि म्यूकस बनता है, फ्लेम बनता है, यानी बलगम बहुत ज़्यादा बनेगा। तो आप कोशिश करें कि डेयरी कम से कम लें, अगर लेने भी हैं तो प्लांट बेस्ड आप मिल्क पिएँ, दूध पिएँ, जिसमें ऑलरेडी जो है ना स्किम्ड किया होता है, या उसमें म्यूकस बनने की जो टेंडेंसी है, या जो फैट बनता है, वो कम हो जाता है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी हर्बल या होम रेमेडीज शेयर करता हूँ, जिनके अगर आप इन्फ्यूजन्स या कहवा बनाकर पिएँ, तो उसके पीने से भी आपको फ़ौरन रिलीफ मिलेगा, और बजाय आप इन्हेलर्स बार बार लेते हैं, जिसके साथ ब्रोंको डायलेशन इफेक्ट तो मिलता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट हैं। तो आप नेचुरल चीज़ों को ट्राई करें। घर में जब भी ऐसी कैफियत हो, तो आप इन चीज़ों को घर में पानी में उबाल के कहवे के तौर पर पी सकते हैं। तो आपके साथ मैं 4 ऐसी हर्ब्स शेयर करूँगा, जिनका अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरी यही वीडियो इंग्लिश में भी मौजूद है, अगर आपने इनके नाम देखने हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इन तमाम जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उनके नाम लिख दूँगा। तो पहली जो हर्ब है, प्लांट है, जड़ी बूटी, उसका नाम है थाइम। इसका आप कहवा बना के पिएँ, इसका बहुत ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल और क्लियर म्यूकस करने का इफेक्ट होता है। दूसरी जो हर्ब है, प्लांट, उसका नाम है ओरिगैनो। इसको भी आप एज़ अ सप्लीमेंट या एज़ अ हर्बल टी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लिकोरिस, जिसको मुलट्ठी कहा जाता है, ये भी आप इस्तेमाल करें। इसको आप अपने कहवे में, अपनी चाय में इस्तेमाल करें। लेकिन मुलट्ठी के साथ एक मसला है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, उनको इस यानी जड़ी बूटी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, याद रखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट पे जो कुछ उनको मिलता है वो ट्राई करना शुरू कर देते हैं। याद रखें कि हर हर्ब भी सेफ नहीं होती। बहुत सारी ऐसी हर्बल रेमेडीज, इनके अपने साइड इफेक्ट होते हैं। तो कोई भी हर्ब लेने से पहले, जड़ी बूटी लेने से पहले भी आप तो या तो खुद उसकी थोड़ी सी रिसर्च कर लें, या फिर किसी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट से मशवरा करने के बाद लें। क्योंकि बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि हर हर्ब जो है वो सेफ़ है, सेफ़ नहीं होती। उसके भी अपने जिस तरह पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, तो उनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और यही चीज़ है इवन जिंजर के साथ भी। जिंजर का इफेक्ट होता है ब्लड थिनिंग इफेक्ट। अगर आप जिंजर ले रहे हो साथ, अगर आप ब्लड थिनिंग मेडिसिन, एंटीकोगुलेंट, जिसमें एस्प्रिन है, वारफरीन है, या इवन जेरेल्टो एक मेडिसिन आती है, अगर आप ले रहे हैं तो आपके खून की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ब्लड थिनिंग की, और ब्लीडिंग या हेमोरेज का खतरा होगा। तो कोई भी हर्बल रेमेडी लेने से पहले ज़रूर आप किसी से मशवरा करें। लेकिन बहरहाल अगर आपने अपने एस्मा में कुछ हेल्प लेनी है, तो आप टर्मेरिक, यानी जिंजर के साथ टर्मेरिक, हल्दी को मिक्स करके इस्तेमाल करें, तो उसका काफ़ी हद तक आपको जो है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी फ़ायदा मिलेगा। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं थाइम, ओरिगैनो, इसके अलावा मैंने बताया लिकोरिश, जिसको हम मुलट्ठी कहते हैं, और टर्मेरिक और जिंजर को मिक्स करके इसके कहवे आप बना के पिएँ। लेकिन हर चीज़ आप मॉडरेशन में करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी आपको तकलीफ़ बढ़ सकती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो दवाइयाँ नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं हम अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी नहीं लेने चाहते, हमें बहुत तकलीफ़ होती है, हम डरते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो इवन हर्बल मेडिसिन से भी उनको हेजिटेशन होती है। तो अब मैं आपके साथ कुछ एसेंशियल ऑयल्स शेयर करता हूँ अरोमा थेरेपी के, जिनका आप बैरूनी इस्तेमाल करके अपनी इस कैफियत को या कंडीशन को, या अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह हो रही है, तो उसको बेहतर कर सकते हैं। देखिए, अरोमा थेरेपी एक और बड़ी बेहतरीन किस्म की अल्टरनेटिव या कम्प्लीमेंट्री अप्रोच है, जिसमें हम फूलों से, पौधों से, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो उनके स्टेम्स होते हैं, उनसे ऑयल निकालते हैं, और उनको सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका आप मसाज वगैरह कर सकते हैं, या पानी में डाल के उसको इन्हेलेशन स्टीम के ज़रिए कर सकते हैं। अपने आप कपड़ों पे, अपने तकिए पे डाल के उसको स्मेल कर सकते हैं। तो उसकी स्मेल जब आपके दिमाग तक पहुँचती है, या आपके नोज़ के ज़रिए आपके फेफड़ों में जाती है, तो उसके इफ़ेक्ट आपको मिलते हैं। तो अरोमा थेरेपी में जो सबसे अच्छे ऑयल्स हैं, वो टॉप 3 मैं आपको बताता हूँ। अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 1 है, उसका नाम है यूकलिप्टस।
यूकेलिप्टस जो है आपकी जो म्यूकसेस को क्लियर करता है और एयरवेज को क्लियर करता है। दूसरा है पेपरमिंट, जिसको मेंथोल भी कहा जाता है, और इसके साथ भी आपकी ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और आखिरी जो एसेंशियल ऑयल उसका नाम है लेवेंडर, जो बहुत कामिंग होता है, उसके साथ स्लीप भी आती है और आपके अंदर जो स्ट्रेस का मसला है वो बेहतर होगा और इन्फ्लेमेशन भी कम होगी। तो आप यूकेलिप्टस, पेपरमिंट या लेवेंडर के ऑयल्स में से जो भी आपको सूट करता है वो आप इस्तेमाल करें, किसी ऑयल में मिक्स करें, जिसमें आप कोकोनट मिक्स में मिक्स कर सकते हैं, स्वीट आलमंड में मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल अगर आप, तो उसको मिक्स करके आप सिर्फ मसाज करें, सीने पे करें, अपने गर्दन पे करें, या उसको आप डायरेक्ट स्मेल करें, तो उसकी इफेक्ट से आपको काफ़ी बेहतरी होगी। लेकिन याद रखें, चूँकि ये प्लांट्स हैं और बाज़ वक़्त इनकी स्मेल से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, ऑडर्स या स्मेल से, तो आप मेक श्योर करें कि आपको इनसे किसी चीज़ से एलर्जी का मसला नहीं है या कोई आपको इंटॉलरेंस नहीं है। तो इवन जिस तरह मैंने बताया कि जड़ी बूटियाँ अच्छी चीज़ें हैं, उनके इफेक्ट इतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को उनसे भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब आखिर में मैं आपको बताऊंगा दो और चीज़ें जो कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ले सकते हैं। एक है सप्लीमेंट्स, डेली सप्लीमेंट्स। खासकर मैग्नीशियम एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपके जो मसल्स हैं, आपके सीने के, आपके लंग्स के, उनको वो रिलैक्स करता है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट कुछ होते हैं विटामिन, जिसको एस विटामिन कहा जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। तो उसके होते हैं आपके जिस्म के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट, यानी फ्री रेडिकल को वो डैमेज को कम करते हैं और आपकी लॉन्गेविटी को या आपकी वाइटलिटी को वो इम्प्रूव करते हैं। अगर आप नेचुरल एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एक आती है सप्लीमेंट जिसको कहते हैं क्यूरेसिटिन, QUERCETI, यानी उसका आप इस्तेमाल करें, जो कि नेचुरल आपको इवन सेबों में और जो होते हैं ना रेड अनियंस, उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और ग्रीन चाय में ये बहुत पाई जाती है। तो अगर आप नेचुरल एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जी इस्तेमाल करना चाहें तो सेबों का आप इस्तेमाल करें, सेब खाएँ आप। इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया, प्याज, कच्ची प्याज खाएँ खासकर दिन के वक्त, और सब्ज़ चाय पिएँ, तो इसमें आपको नेचुरल एंटीहिस्टामिन, आपका इम्यून सिस्टम इससे स्ट्रांग होगा। अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो वो भी आप इस्तेमाल करें, उसकी वजह से भी एस्मा बेहतर हो सकता है। और आपका सबसे मेन जो हिस्सा होता है वो होता है गट, इसको आपने इम्प्रूव करना है। यानी अगर आपकी गट में वीकनेस है तो आपको इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होगा, वीकनेस होगी, आपकी इन्फेक्शन होंगे, साइनसाइटिस का मसला, एलर्जिक रिनाइटिस का मसला, स्नीजिंग वगैरह, तो आपने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल करते हैं, दही का इस्तेमाल करें, कैफियर का इस्तेमाल करें, या जितने भी फर्मेंटेड फूड होते हैं उसमें प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उससे आपकी ये होगी कि इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। कुछ आपको मैं टिप्स देता हूँ। एक तो आप कोशिश करें कि पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, हाइड्रेशन करें, यानी ऐसी ड्रिंक्स लें जिसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो। कैबा उसमें हो सकता है, लेकिन उसमें डेयरी का इस्तेमाल कम से कम हो। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो उसको मैनेज करें, क्योंकि मोटापे की वजह से भी कुछ लोगों को एस्मे की प्रॉब्लम्स या अटैक्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें अपने आप को डस्ट से, पोल्यूशन से, स्मोक से, जो भी इन्वायरमेंट में हमारे पोल्यूशन हैं, ज़रूर अपनी नाक को आप कवर करें या उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। पोलन के दिनों में अपनी विंडोज़, घर की खिड़कियाँ वगैरह आप बंद रखें। इसके अलावा जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं किचन में, बाथरूम्स में, वो भी आप कोशिश करें कि जो नेचुरल हो, बायो बेस्ड हो, वो आप इस्तेमाल करें, ताकि बाज़ इन केमिकल से भी इनके साथ मसला हो सकता है। अगर आपके घर में बेडिंग है, कपड़े हैं बेड के ऊपर, तो वो भी आप कोशिश करें एलर्जन प्रूफ आजकल बेडिंग मिलती है, वो आप इस्तेमाल कर दें। और एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है, तो आप स्विमिंग करें, वॉकिंग करें। लेकिन अगर आपने कोई एक्सरसाइज करनी है और अगर आपको डॉक्टर ने कोई इन्हेलर दिया तो वो ज़रूर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात हैवी एक्सरसाइज के बाद भी अटैक्स बढ़ सकते हैं, तो उसमें आप थोड़ी सी एहतियात करें। और एक और चीज़ है कि आप कोशिश करें कि नाक के ज़रिए हवा लेने की प्रैक्टिस ज़्यादा किया करें। नेज़ल इन्हेलेशन आप करेंगे तो इसके साथ आपकी जो वाइटलिटी है लंग्स की, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। स्ट्रेस, जिस तरह मैंने पहले बताया, अगर आप स्ट्रेस रहते हैं, टेंशन लेते हैं, तो उसको आप मैनेज करने की कोशिश करें। और दो हर्बल ऐसी सप्लीमेंट्स हैं जिसमें एक है बोस्वेलिया और दूसरे का नाम है लोबेलिया। बोस्वेलिया, लोबेलिया, ये भी आपके जिस्म के अंदर, जो मैं पहले नहीं बता सका, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और आपके जो ब्रोंकस है, जो कि आपका विंड पाइप के नीचे का हिस्सा है लंग्स में, उसको ये डायलेट करते हैं। तो ये सप्लीमेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में मैंने आपके साथ शेयर करनी है होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर भी हूँ। मैं हर्बल रेमेडीज़ देता हूँ अपने पेशेंट को, अरोमाथेरेपी के ज़रिए, मसाज के ज़रिए इलाज हम करते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है, अगर आप पेशेंसली प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए होम्योपैथी का इस्तेमाल करेंगे अपनी कंडीशन के मुताबिक, तो वो एक जेंटल हीलिंग है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम होने के बराबर हैं और आपकी कंडीशन जो है ना काफ़ी हद तक रिवर्स हो सकती है।
तो होम्योपैथिक में जो टॉप 5 मेडिसिन्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अगर आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करेंगे तो हो सकता है ये मेडिसिन आपकी थोड़ी-सी बदल जाए। लेकिन जो टॉप 5 मेडिसिन हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं एस्मा में, उसमें सबसे पहली मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक एल्बम, दूसरी मेडिसिन का नाम है नेट्रम सल्फ, एक मेडिसिन उसको कहा जाता है पल्सटीला और एक और है जिसको कहते हैं इपिकाक। ख़ासकर आपको बलगम का जब मसला बनता है तो इपिकाक एक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपके सीने के ऊपर बलगमें निकल नहीं रही, जिसमें होती है रैटलिंग साउंड, एक होती है वीजिंग साउंड सीटी की आवाज़, एक होती है रैटलिंग साउंड यानी खड़ खड़ की आवाज़ आती है, तो उसमें जो मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी है उसका नाम है एंटियम टाट। तो ये 5 टॉप रेटेड मेडिसिन थी होम्योपैथी में, जो कि नॉर्मली हमारे पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। लेकिन डेफिनेटली होम्योपैथी में हमने मियाज़म देखना पड़ता है कि आपकी फैमिली में किसी को ये मसला ना हो, या आपकी ये कंडीशन बाय बर्थ है, कंजेनिटल है या एक्वायर्ड है, यानी आपकी वजह से ये बीमारी आपको लगी या फैमिली की वजह से आपको मिली, आपका माहौल क्या है, आपके सिम्टम्स क्या हैं, आपके ट्रिगर्स क्या हैं, तो उसको देखते हुए पर्सनलाइज्ड हम जो है ना मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। तो नाज़रीन, ये एक छोटी सी मुख्तसर वीडियो थी, थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन चूँकि बात ज़रूरी होती है, मेरी कोशिश होती है कि एक बीमारी के हवाले से आपको उसके साइन सिम्टम्स, उसके ट्रिगर्स और ख़ासकर वैरायटी ऑफ जो ऑप्शंस कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूँ, और जो भी आपको सूट करती है उसका आप इस्तेमाल करें और अपनी सेहत को बेहतर करें। क्योंकि इलाज जो है खाली मेडिसिन से नहीं होता, बाज़ औक़ात आपको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करनी पड़ती है, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ता है, और मुख्तलिफ़ किस्म की नेचुरल रेमेडीज़ को भी आप ट्राई कर सकते हैं। और ऐसी चीज़ आप इस्तेमाल करें जिनका आपको पता है कि आपको इंटॉलरेंस का मसला नहीं है, एलर्जी का मसला नहीं है। तो आप देखेंगे कि अगर आपको एस्मा का अटैक अगर हफ्ते में आ रहा था तो इसकी वजह से हो सकता है 2 हफ्ते के बाद आए, महीने के बाद, तो आस्ते-आस्ते उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और साथ ही साथ आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनकी जो आप डेली डोज़ है वो भी कम कर सकते हैं। लेकिन डेफिनिटली आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो जो कुछ मैंने बताया इसमें जो चीज़ आपको सूट करती है वो आप इस्तेमाल करें। अगर आपको मुझसे डायरेक्ट कोई हेल्प चाहिए तो वर्ल्ड वाइड टेली कंसल्टेशन के ज़रिए आप मुझसे रब्ता करें। वीडियो कॉल के ज़रिए मैं वर्ल्ड वाइड कंसल्टेशन देकर आपको एडवाइस करूँगा कि आपके लिए कौन सी रेमेडी किस कंडीशन में बेहतर है, और आपकी पर्सनलाइज्ड अप्रोच के ज़रिए आपकी कंडीशन जो है ना बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पे बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें, और अगर आपने कोई बात करनी है तो ज़रूर अपने कमेंट्स मुझे करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या ईमेल के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा डायरेक्ट नंबर है 079602999093, और मेरा क्लिनिक बर्मिंघम यूके में है। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।